हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन सा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आज हमें 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं एक्जिया आईएएस एकेडमी को, और इसमें हमने सफलतापूर्वक ये प्रयास किया है कि आपको डेली का डेली जो न्यूज़ एनालिसिस का आपका लेक्चर है प्लस जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और ये जो भी एनालिसिस है इसको हमारा टीम बहुत ही बारीकी से बनाती है, एपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और इसी के साथ ये जो भी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई है वो कंसिस्टेंट है एंड कम्प्रीहेंसिव है। कम्प्रीहेंसिव किस तरीके से है कि आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ये ज़रूरी रहेगा, और आप अगर ये साल भर पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट रखना चाहूँगा कि एक्जिया आईएएस एकेडमी अपना जो कोर्सेस है फाउंडेशनल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ आपका मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप की हर एस्पिरेंट को एक मेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, जिससे वो अपना जितने भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। फिर कम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपका एनसीईआरटी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, अदर स्टेट पीसीएस के लिए, उन सभी को हम क्या करेंगे, उसमें से जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी लगती है, ओके, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है उन चीज़ों को हम एक बुक में समराइज़ कर देंगे। और आपको हर पेपर के लिए, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए डिफरेंट बुक्स में रिलाई नहीं करना होगा। हिस्ट्री में आपका एंशियंट का एक किताब, मेडिएवल का एक किताब, मॉडर्न का एक किताब, वैसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो 99% स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। 1% मैं क्यों छोड़ रहा हूँ कि कभी आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक लेना पड़ सकता है, एटलास खरीदना पड़ सकता है, तो वो 1-2 चीज़ें खरीदनी पड़ सकती है, बाकी आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। फिर हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर्स है वो काफ़ी एक्सपर्ट है और उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है एग्ज़ाम का एज वेल एज़ पढ़ाने का। और जो कोर्सेस है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड किया जाता है, और इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। और फर्दर एडमिशन का आपका फ़ी, कोर्स ड्यूरेशन और कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप कांटेक्ट कीजिए हमारे इस नंबर पे 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है द नेसेसिटी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग वेटलैंड कंजर्वेशन। तो अभी वेटलैंड होता क्या है, वो सारे लैंड जिसमें क्या होता है, आपका पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे कि जो मर्शी लैंड हो गया, पीट लैंड हो गया, उन सभी को क्या कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। और ये वेटलैंड क्या करता है, हमें हम सभी को आपका इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वाटर हो गया, फिर आपका फूड रिसोर्सेस हो गया, फिर हमारा जो फॉर एग्जांपल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, टूरिज़्म, इन सभी चीज़ों को ये प्रोवाइड करता है। तो उस हिसाब से वेटलैंड को कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ के लिए प्लस ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी पढ़ते ही हैं कि रामसर जो कन्वेंशन था 1971 में आया था, उसके बाद से क्या हुआ, आपके इन वेटलैंड को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा और वेटलैंड प्रोटेक्शन के ऊपर आपके ध्यान दिया जाने लगा। तो रामसर कन्वेंशन जो ईरान के शहर रामसर में हुआ था, तो उसी से इसका नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन। ये 1971 का था, और ये क्या करता है, वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज करता है और स्टेट को सपोर्ट भी करता है, डिफरेंट नेशन को सपोर्ट करता है कि कैसे वेटलैंड्स को प्रिजर्व किया जा सके। तो अभी क्या है, वेटलैंड रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्लोब का 6% जो अर्थ सरफेस है वो वेटलैंड से कवर है। इसके बाद आपका ये आपके बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन में, वाटर सिक्योरिटी में, क्लाइमेट रेजिलियंस में, लाइवलीहुड में हमें मदद करता है। लेकिन इसका अभी डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है।
तो बाकी आपका इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड क्या है, क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। जो वेटलैंड होते हैं उसमें जैसे आपका 40% ऑफ ग्लोबल जो स्पीशीज़ है ये वेटलैंड में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सुंदर वन जो मैनग्रोव है वो भी एक क्या है, वेटलैंड ही है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के हिसाब से काम करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, क्योंकि ये कार्बन सिंक की तरह काम करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करता है। फिर वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है, इसीलिए इसको आपका अर्थ का किडनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्लड कंट्रोल में काम आता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काम आता है। तो अभी शहर में फ्लड ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शहर का जब डेवलपमेंट होता है तब क्या होती है, जो वेटलैंड होता है उनको फील कर दिया जाता है, इसीलिए जो आपका रेन वाटर है उसको स्टोर करने का जगह नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, आपका वाटर लॉगिंग का, आर्टिफिशियल फ्लड का इशू देखा जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, लाइवलीहुड सोर्सेस है, फिशरी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एक्टिविटीज़। तो मिलियंस ऑफ पीपल को क्या करता है, ये सस्टेन करता है। कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, जैसे जो मणिपुर का लोकतक लेक है वो बहुत ही सेक्रेड वेटलैंड है मणिपुर में। तो ये सभी चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। फिर डिज़ास्टर रेजिलियंस में भी जो सुंदरबन मैनग्रोव है तो ये एक वेटलैंड भी है। तो ये सुंदरबन मैनग्रोव क्या करता है, जो आपके कोस्टल एरिया में साइक्लोन आता है उसके अगेंस्ट में बफर के हिसाब से काम करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी होंगी। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने का कोशिश किया, पूरा तो नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि लगभग इसमें 15-20 आर्टिकल को समेटा गया है। बाकी जो भी डेटा है इसमें मेंशन कर दिया गया है। ओके। फिर आपका प्रेशर एंड थ्रेट कैसे देखा जा रहा है, जो अभी मेंशन किया, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर रन ऑफ, पोल्यूशन, ओके, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ साइंटिफिक मॉनिटरिंग। तो अभी जैसे प्रेशर और थ्रेट देखा, तो आपको इसके बाद क्या देखना होता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके, फिर गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसी लिए हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहती है। तो इसी के साथ और जो भी चीज़ें सब्सटेंशिएट की जा सकती है वो किया गया है। इसी के साथ आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है जो फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि किडनी ऑफ लैंडस्केप क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपका प्यूरिफाई वाटर बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले समय में। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखने से पहले इसमें और भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, आप इसको देख सकेंगे, आंसर भी दिया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है। नेक्स्ट आपका इसमें मेंस के लिहाज से कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी इसमें मेंशन किया गया है विथ आंसर। ये दूसरा मेंस का क्वेश्चन है, ये तीसरा मेंस का क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देख के अपने ओर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो पिन पॉइंट दी टैलेंट गैप इन एजुकेशन वी मस्ट ट्रस्ट। तो अभी क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में आपका टैलेंट का गैप देखा जा रहा है। जो रोट लर्निंग का प्रॉब्लम है, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग का आपका गैप है, फिर इनोवेटिव थिंकिंग का गैप है। इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपके प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें स्पेशली आपके स्किल के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया गया है कि एजुकेशन में जो लैक्यूनास देखी गई है प्रोडक्टिविटी एंड स्किल का, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्यों? आज के समय पे आप देखें तो आज का जो इकोनॉमी है मॉडर्न इकोनॉमी है, और मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत सारा टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो। ओके, इसी के साथ आपका आज के समय पे देखा जा रहा है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा आपका यंग पॉपुलेशन है, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक विंडो अभी मिला है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो यूथ है उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको स्किल्ड करना पड़ेगा, और अगर स्किल नहीं दिया गया तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डिज़ास्टर में तब्दील हो जाएगा। इससे जो बेनिफिट हम अचीव करना चाहते हैं वो बेनिफिट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और बाद में क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यूथ है, जो भी यंग पॉपुलेशन है, वो एक समय पे जाके आपकी सीनियर सिटीज़न बन जाएंगे। इनका जो आपका यूथनेस है वो चला जाएगा, इनका जो शक्ति रहेगा, एनर्जी रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो
इनसे जो हमें बेनिफिट मिल सकता है, हमारे यूथ से जो बेनिफिट मिल सकता है उसको लेना ज़रूरी है, और उसके लिए आपका स्किल गैप को दूर करना ज़रूरी है, ताकि हम अपना डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसको इस्तेमाल करके इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पा सके। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। इसी के साथ इसमें डेटा भी मेंशन किया गया है कि हमारा जो 50% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है, जिसको एम्प्लॉय ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्किल की कमी है। तो इसके लिए हमें करना क्या क्या है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको स्टेम कहा जाता है एक वर्ड में। तो स्टेम में हमें क्या करना है और ध्यान देना है, प्लस हमें स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना है। उसके लिए स्किल इंडिया मिशन भी लिया गया है। उसके बाद ओवरहॉल करना है पूरा एजुकेशन सिस्टम को, उसके लिए NEP लिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसका अभी पॉलिसी तो लिया गया है, लेकिन चेंजेस अभी हमें लॉन्ग रन में ही देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए अभी के समय में हमें क्या करना है, एजुकेशन में जो 6% ऑफ GDP का एक्सपेंडिचर के लिए कहा गया है बाय कस्तूरी रंगन कमेटी, तो उसको हमें इंश्योर करना ज़रूरी रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको समझ के एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो आप पहले क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। एजुकेशन से आपका स्किल कैसे डेवलपमेंट होता है, स्किल से कैसे और इनोवेटिव चीज़ें की जा सकती है, कैसे हमारा जो आपका इंडस्ट्री एंड एकेडमिक गैप है उसको कैसे फिल किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ओके, तो ओवरऑल आपको इसका कॉन्सेप्ट लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है अबाउट इसरो आदित्य L1 मिशन के बारे में, जिसने अभी एक इमेज कैप्चर किया है अबाउट सन का जो सोलर फ्लेयर होता है उसका। तो अभी ये क्या है, आने वाले प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, कि आपका जो भी हमारा मिशन था इसमें कहीं मेंशन होगा कि कब लॉन्च किया गया था, कौन से पॉइंट पे आपका इसको ऑर्बिट किया गया था, L1 पॉइंट पे, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे। तो ये सभी चीज़ें पास में APSC में पूछी गई है और UPSC में ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। ओवरऑल हमारा इसरो का जो भी अचीवमेंट्स है उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो एक दो चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाकी मेंस में ओवरऑल इसरो का अचीवमेंट कैसा रहा है स्पेस के सेक्टर में, वो पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। प्लस हम जो हमारा स्पेस इकोनॉमी है उसको कैसे और बूस्ट कर सकते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। एजुकेशन में हम स्पेस रिलेटेड चीज़ों में और कैसे जो क्यूरियसिटी है बच्चों के अंदर वो पैदा कर सकते हैं, ताकि हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट है इन फ्यूचर के लिए रेडी रहे। तो ये सभी चीज़ें आपको इन जनरल क्वेश्चन पूछी जाएंगी, क्योंकि ये आपको इसरो के साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, बाकी ऊपर ऊपर से इसको समझना है ताकि आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप टेकल कर सके। बाकी इसमें की माइलस्टोन ऑफ इसरो, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। जो भी माइलस्टोन है, कभी आपको इसरो के आपका माइलस्टोन के बारे में पूछा गया, इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में पूछा गया, तो ऐसे इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में तो नहीं पूछेगा। ओवरऑल आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस सेक्टर के बारे में जब पूछेगा तो ये चीज़ें लिख सकते हैं। ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस इसमें जो भी चीज़ें हैं आपके प्री में भी ये सभी काम आएंगी। ओके, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है UPSC का, उसमें पूछा गया था अबाउट सोलर फ्लेयर, तो वो ज़रूरी हो जाता है। फिर आपका अभी एक क्वेश्चन देखते ही आपको ध्यान रखना है कि ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। ओके, फिर आदित्य L1 के बारे में 2023 में पूछा गया था। तो अभी जो भी हमारा नेक्स्ट मिशन आने वाला है, रहने वाला है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे डॉकिंग अनडॉकिंग का जो अभी आपका अचीवमेंट हासिल हुआ उसके बारे में श्योर एंड सर्टेन है कि पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ इससे पूछ लिया जाएगा। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि पास्ट में 2023 में ये डेवलपमेंट था इसीलिए पूछा गया, तो 24 का डेवलपमेंट 25 में पूछा जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 2016 का इसमें आपको मॉडल आंसर इसमें दिया गया है। ओके, तो इसमें डिस्कस इंडियाज़ अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने बताया था कि ऐसे जनरल नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, प्रिपरेशन का आपको लाइन एंड लेंथ को रखना होगा। ओके, तो इसमें कैसे अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है
एवालांच के बारे में। तो एवालांच क्या होता है, जब आपका स्नोफॉल एरिया में, ओके, या फिर बर्फीले एरिया में जब बर्फ़ क्या होता है, स्लाइड करने लगता है, जो स्नो होता है वो जब स्लाइड करने लगता है तब वो क्या कर देता है, जो नीचे लोग हैं, जो नीचे लोग बसे हुए हैं, उनको ये इम्पैक्ट करता है। तो एवालांच क्या है, अ सॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक है। और ये एवालांच का डिज़ास्टर कहाँ देखा जाता है, स्पेशली आपके हमारे हिमालयन रीजन में देखा जाता है। तो अभी 22 मिसिंग आफ्टर एवालांच हिट्स BRO प्रोजेक्ट साइट। तो BRO प्रोजेक्ट क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो क्या करती है, हमारे बॉर्डर एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सभी चीज़ों को डेवलप करती है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साइड में ही क्या हुआ, एवालांच ने इम्पैक्ट किया, और उसमें 22% अभी तक मिसिंग है, इसको खोजा नहीं जा सका है। और ये केस आपका उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड क्या करता है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया का उत्तराखंड स्टेट। तो ये सभी चीज़ें अभी क्या है, डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके, कि जो आपका बॉर्डर है उसको मैनेज करने में कैसे दिक्कतें आती है, क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर है, वहाँ पे आपका स्नोफॉल ज़्यादा होता है, स्नोफॉल की वजह से एवालांचेस होते हैं, उसकी वजह से आपका जो भी प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, वो इम्पैक्ट होते हैं, ओके। और इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे डिफ़िकल्ट टेरेन में हमारे फोर्सेस हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। तो उत्तराखंड में ITBP हमें प्रोटेक्शन देता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी रहेंगी। तो की चैलेंजेस क्या है इन रेस्क्यू ऑपरेशन, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, रिमोट एंड इनएक्सेसिबल टेरेन है, टाइम सेंसिटिविटी, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, ओके। तो इसके लिए क्या है, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आपको सिंपली समझ में आ जाएंगी पढ़ने से ही। लेसन फॉर फ्यूचर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो अभी इस डिज़ास्टर से हमें ये लेसन लेना है कि फ्यूचर में हम कैसे डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो आपका ऑलमोस्ट हर डिज़ास्टर के लिए क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में हम सुझाव दे सकते हैं, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुझाव दे सकते हैं, रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ रेस्क्यू टीम का सुझाव दे सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर का सुझाव दे सकते हैं। तो ये इन जनरल सुझाव है, आप देख सकते हैं। ये आपका अभी इसमें क्या है, कल आपको सुनामी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ये चीज़ें उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे ना, इन चीज़ों को, इन कीवर्ड्स में ध्यान रखिएगा। इन टेम्पलेट्स में, ये टेम्पलेट है या फिर आपका मेन पॉइंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है अदर डिज़ास्टर रिलेटेड क्वेश्चन में भी फिट बैठती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ जो भी वे फॉरवर्ड है वो सभी इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन, इनहेंस ट्रेनिंग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, क्लाइमेट एक्शन, ओके। तो ये सभी चीज़ें आप क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन में भी डिज़ास्टर रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं, फिट बैठता है, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है इंडिया यूरोपियन यूनियन सेट ईयर एंड डेडलाइन फॉर ट्रेड डील। तो लगभग 2007 से ही यूरोपियन यूनियन के साथ डिस्कशन चल रहा है। यूरोपियन यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट तो 1992 में हो गया था, और उसके बाद 2007 से टॉक्स चल रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच आपके ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। जो टैरिफ बैरियर है उसको कम करना चाहिए, फिर आपका जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको कम करना चाहिए, फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करना चाहिए, जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको म्यूचुअली अग्रीड तरीके से रेजोल्यूशन करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में की जाती है। तो 2007 से क्या है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टॉक है वो स्टॉल्ड है, लेकिन 2022 से क्या है, फिर से इसको रिवाइव किया गया है और अभी तक टॉक चल रहा है। और ये आशा किया जा रहा है कि बाय 2025 ये जो टॉक्स है इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो देखा जाना होगा अभी कि क्या होता है, लेकिन अभी भी इसमें क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हमको कौन से पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे या फिर लॉस हमें झेलना होगा, तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होंगी। और आज के समय पे आप देख सकते हैं जो आपका टैरिफ वार चल रहा है बिटवीन चाइना एंड यूएसए, बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर हमें भी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं
और हमारा ट्रेड सरप्लस भी है विथ यूएसए। तो इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल्टरनेटिव के हिसाब से यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। और इसी के साथ आप अफ्रीकन रीजन के साथ हम ये नेविगेट कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर एशियन नेशन के साथ। ओके, तो हमें अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। हमारा जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एफडीआई का जो भी सोर्सेस है उसको भी डाइवर्सिफाई करना होगा। एक दो देशों के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, ये हमारा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को शो करता है। तो इसीलिए हमें क्या है, डाइवर्सिफाई करना है अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन, टैरिफ चैलेंजेस क्या है, टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन ग्रोथ, ये सभी मुद्दों को हमें देखना होता है। ओके, पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन कैसे फॉर्म हुआ। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको देखना होगा। ओके, तो ये मुझे जहाँ तक इसमें 1993 लिखा है, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है ये 1992 है। एक मास्ट्रिस्ट ट्रीटी करके ट्रीटी साइन हुआ था जिसके बदौलत यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ था। तो इसको एक बार आप फिर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो ये आपका जो प्रोबेबल मॉक क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, आप देख लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कोई हम सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं। ओके, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में ही है विथ एक्सप्लेनेशन, सोल्यूशन भी दिखाया गया है। तो सोल्यूशन को भी पढ़िएगा, अच्छा आइडिया आपको बनेगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है द स्टेप दैट विल शेप इंडियाज एआई एम्बिशन। तो अभी हमें क्या स्टेप लेना है अपना जो एआई एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए। तो पास्ट में भी आज बहुत दिन के बाद हमने एआई का टॉपिक का दर्शन किया है। ओके, लास्ट मुझे जहाँ तक ध्यान है वो लगभग एक वीक हो गया, लेकिन उससे पहले हमने लगभग 20 के लगभग टॉपिक देखा है एआई के ऊपर। तो अभी इस एआई टॉपिक से हमें फिर से क्या होगा, जो भी पास्ट की हमारी स्टडी है वो आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमारा जो भी पीडीएफ है डेली का पढ़िए, डेली उसको हटा दीजिए और आपको डेली चीज़ें आपको हम वीक में रिवाइज करवाते रहेंगे। ओके, ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का। ओके, मैं मानता हूँ ये। तो ये आप अपने ओर से भी कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन रहेगा आपका। ओके, आपको ज़रूरी चीज़ें ही पढ़ने मिलेंगी। ओके, तो अभी एआई को लेके हमारा जो एम्बिशन है इसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है कि एआई के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर में कमी नहीं है, क्योंकि आईटी में हमारा एक्सपर्टीज़ है। वर्ल्ड में हम बहुत सारा आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी प्रॉब्लम हमें क्या है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारा प्रॉब्लम जो है वो है हार्डवेयर में। स्पेशली जो आपका सेमीकंडक्टर चिप चाहिए उसमें हमें प्रॉब्लम है। तो हार्डवेयर में हमें क्या करना है, सेल्फ रिलायंस हासिल करना है। और इसी के साथ जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है, जैसे आपका अभी जो चाइना का आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्टेट ओन्ड है, स्टेट बैक्ड है, तो उसमें दिक्कत रहती है। उस एआई में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना हमारे ऊपर सर्विलेंस भी कर सकता है। फिर जो आपका यूएसए है वो आपका ये रेगुलेशन रखता है कि हमारे जैसे देशों को, स्पेशली इंडिया, चाइना, इन देशों को आपका जो भी क्रिटिकल हार्डवेयर है उसको सप्लाई ना करें। तो इसकी वजह से क्या है, हमें अपना जो खुद का हार्डवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए आप देख सकते हैं आसाम में, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए गए हैं। ओके, ताकि हमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिल सके। बाकी इसमें जो भी चैलेंजेस है वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि जो यूएसए का एआई है बहुत ही हाई फाई है सिलिकॉन वैली का, तो सिलिकॉन वैली में ही क्या है, पूरा टेक सेटअप है। फिर चाइना का जो स्टेट ड्रिवन एआई एक्सपेंशन है, तो ये बहुत ही ऊपर है, इनका जो क्वालिटी है बहुत ही हाई क्वालिटी है। तो ये सभी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस आ रहा है। तो उस कम्पिटिटिवनेस को हमें अचीव करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से बाकी पॉइंट भी आपको समझना है। जैसे चाइना का हार्डवेयर में डोमिनेंस है, लाइक सेमीकंडक्टर एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। बाकी यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, इसका एआई का क्या अप्रोच है और इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है लुकिंग फॉर वर्कर एट द एंड ऑफ द टनल। तो अभी क्या है, उत्तराखंड सॉरी, तेलंगाना में जो आपका डेवलपमेंट टनल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें कोलैप्स देखने को मिला है फरवरी 22, 2024 को। तो ये अभी क्या है, आपका मैन मेड डिज़ास्टर है। तो जो भी लोग आपके ट्रैप्ड हो गए हैं, उनको अभी रेस्क्यू करना एक मुश्किल का काम हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी तेलंगाना वाला केस है, फिर चारधाम प्रोजेक्ट का जो केस है उसमें, फिर रिसेंटली जो मेघालय का केस है, फिर आसाम का जो केस है रेड होल माइनिंग का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या होता है, आपका डिफरेंट समय में जो लेबर होते हैं उनका सेफ्टी का इशू आ जाता है। तो इसमें अभी ये जो केस स्टडी है, इससे आपको ये पॉइंट कलेक्ट करना है कि हमारे जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसमें जो भी वर्कर होता है, जो भी लेबर होता है, उनका जो सेफ्टी इशू है और जो डिज़ास्टर देखा जाता है उसको हम कैसे टेकल कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब आप एग्जाम्पल के तौर में तेलंगाना वाला केस मेंशन करेंगे, तेलंगाना मेंशन करेंगे, फिर आप चारधाम प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। और ये जो सेफ्टी कंसर्न है, कंस्ट्रक्शन का सेफ्टी कंप्लायंस को लेके जो इश्यूज़ है, रिस्क मैनेजमेंट को लेके जो इशू है, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी केस स्टडी इसीलिए दिया है ताकि आप एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर में इसको मेंशन कर सकें। ओके, तो ये बाकी जो प्रोजेक्ट है आपका एसएलबीसी प्रोजेक्ट, ये भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। बाकी मेंस में सीधा सीधा एसएलबीसी प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया, उसमें लोग फंस गए, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी एसएलबीसी प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। ओके, तो एसएलबीसी प्रोजेक्ट का आपका उद्देश्य क्या है? इरिगेशन एक उद्देश्य है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उधर, और फिर आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए इस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है, और स्पेशली उन विलेजेस में जहाँ में फ्लोराइड अफेक्टेड है लोग। ओके, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। बस इसी के साथ आपका इसमें वे फॉरवर्ड भी लिख दिया गया है कि स्ट्रेंथन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी लॉज को। ओके, फिर आपके न्यू नेशनल सेफ्टी गाइडलाइन लाने हैं अंडरग्रोइंग जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए, मैंडेटरी ऑडिट करना है। तो ये सभी चीज़ें इंश्योर करनी ज़रूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द ह्यूज बर्डन ऑफ स्मॉल लोन्स। तो अभी क्या है, आपका जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, जो हमारे एससी एसटी या फिर जो भी पिछड़े लोग हैं, उनके उनको आपका उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए डिफरेंट आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनको स्मॉल लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी कोविड के समय क्या हुआ, ये जो भी स्मॉल लोन प्रोवाइड किया गया था, ये स्पेशली कर्नाटका का केस इसमें बता रहा है कि उसमें जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने लोन प्रोवाइड किया था, कोविड पोस्ट आपके कोविड पेंडेमिक की वजह से आपके जो भी स्मॉल बोरोवर्स थे, रूरल बोरोवर्स थे, उन्होंने लॉस झेला, और वो अभी क्या कर नहीं पा रहे हैं, उनका जो रीपेमेंट है लोन का वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसके वजह से क्या है, आपके जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो कोअर्सिव लोन रिकवरी टैक्टिक्स को अपना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका इसमें ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इस घर में ताला लगा दिया है लोन रिकवर ना होने की वजह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक छोटा लोन दिया होगा इन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 70,000, 80,000 या 1 लाख, लेकिन इनको घर से बेघर करना ये एक ह्यूज बर्डन है, और ये आपका अगेंस्ट फंडामेंटल राइट भी है कि अभी ये जो भी फैमिली है पूरी वल्नरेबल कंडीशन में आ गई है। तो इसीलिए क्या है, ये जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये जो भी आपके स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स अपनाते हैं, इनको आपका प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ अभी एक बात ये भी हो जाता है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो भी कैसे चलेंगे अगर लोन का रिकवरी नहीं हुआ तो अभी इसमें अगेन क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। ओके, या फिर आपका क्रेडिट गारंटी देना ज़रूरी है कि अगर कोई गरीब परिवार लोन नहीं चुका पा रहा है तो माइक्रो फाइनेंस उसमें आपका स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स नहीं अपनाएगा टू रिकवर स्मॉल लोन्स।
गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उसका भरपाई कर देगी, या फिर इन फैमिली को फिर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगी, ताकि ये इनको नया अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेंगी, जिससे ये क्या कर सकते हैं, जैसे इनका लोन जो है वो चुका सकते हैं। तो इन चीज़ों का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन को हारस करना, ये तो एक तो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और ये एथिकल भी नहीं है, अनएथिकल है। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स अपनाना अनएथिकल है। ओके, इतने बड़े बड़े फ्यूजिटिव है जो इतने 1000 करोड़ के धांधली करके भाग जाते हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो भी आपके वीकर सेक्शन है, जो वीक है, वल्नरेबल है, इनको हम आर्म टैक्टिक्स क्यों अपनाते हैं? इनको जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की ओर से वो आना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। ओके, कोई जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करता है तो अलग बात है। ओके, लेकिन कोई आपके ऐसे कंडीशन में पढ़ के डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो वो एक अलग बात हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक आपके इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नेंस, पॉलिसीज़, रोल ऑफ रेगुलेटर्स, तो रोल ऑफ रेगुलेटर में आरबीआई, तो इनका रोल क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें आ जाती है। फिर आपका अभी कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि बैंक को क्या है, रेस्पॉन्सिबली चीज़ों को हैंडल करना है, फाइनेंशियल एथिक्स को उनको बजा के रखना है। ओके, तो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स वो देखना ज़रूरी हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। माइक्रो फाइनेंस क्या है, ओके, ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया क्या है, और ऐसे तो माइक्रो फाइनेंस का क्या है, आपका बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली आपके वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल के डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम जो नाबार्ड ने लिया था 1992 में, ओके, उसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारा लोन दिया, उससे वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, तो इसका पॉजिटिव साइड बहुत सारा है। लेकिन ये जो भी निगेटिविटी अभी कर्नाटका में देखी गई है रूरल एरिया में, इन सभी चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट बात करता है वेटिंग फॉर लाइफ टू हैपन। ओके, तो इसमें आपका स्पेशली जो एक आपका इमिग्रेशन आपका क्राइसिस है, उसको लेके ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी क्या है, स्पेशली जो यूथ इन पंजाब है, तो आपने जो डनकी मूवी देखा होगा, उसमें देखा होगा कि यूथ इन पंजाब कैसे एस्पिरेशन रखते हैं कि वो देश से बाहर जाके वेस्टर्न नेशंस में जाके वो सेटल होंगे, स्पेशली इकोनॉमिक सेटलमेंट को ढूंढेंगे कि अच्छा काम मिलेगा, अच्छा कमाई होगा, उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, फिर वो घर में रेमिटेंसेस भेज सकेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अभी आपका जो प्रोफेशनल है, जो स्किल्ड है, जो हाईली क्वालिफाइड है, उनको तो स्पॉन्सर्ड कर दिया जाता है बाय एमएनसीज, लेकिन जो आपके लेस क्वालिफाइड है, लेस स्किल्ड है, उनको क्या होता है, आपके डिफरेंट नेशन, स्पेशली यूरोपियन नेशन या वेस्टर्न नेशंस में जाने का वीज़ा नहीं मिल पाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रैवल एजेंट के साथ मिलके जो डनकी रूट है, जो इलीगल है, वो लगा के ये दूसरे यूरोपियन देशों में या फिर अमेरिका जैसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है, इनका लाइफ भी थ्रेट में आ जाता है। एक तो ये 40-50 लाख का पैसा ट्रैवल एजेंट को देते हैं, वो भी लोन लेके, और ये आशा किया जाता है कि जब ये यूरोप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो भी वेजेस है, सैलरी है, वो ज़्यादा है, तो उससे ये चुका देंगे। लेकिन इनको क्या होता है, यूरोप के डिफरेंट नेशन में, अमेरिका में, इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, डिटेक्ट करके डिटेन कर लिया जाता है, फिर आपका डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इनका जो इशू है फर्दर एग्रीवेट हो जाता है, क्योंकि इतना सारा लोन लेके रखा है और गांव में कह के गए हैं कि फ़ॉरेन जा रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन इनको बड़े इनह्यूमन तरीके से घर भी भेज दिया जाता है। तो ये सभी जो एक मुद्दा है, पास्ट में भी हमने लास्ट 2 मंथ में 3-4 आर्टिकल डिस्कस किया है, तो इसके साथ ये एक और आर्टिकल एडिशन हो गया है। ये आप देख सकते हैं, एक रेप्लिका स्टेचू ऑफ लिबर्टी का पंजाब के स्ट्रीट में लगा दिया गया है कि लोगों का कितना चाह है कि देश के बाहर काम करें। तो ये क्यों हो रहा है, पंजाब का एग्रीकल्चरल जो डिस्ट्रेस है उसके लिए हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है उसके लिए हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके लिए हो रहा है, सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ रहा है उसके लिए हो रहा है, सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो लोग उसको उससे मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो बहुत सारा रीज़न हमने पास्ट में डिस्कशन में देखा था। तो ये सभी चीज़ें आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगी। ओके, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है
दैट डिस्पेयर एंड डेथ। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, केरला का एक केस है आपका ये फैमिली साइड का, जिसमें क्या किया, एक बंदे ने फैमिली के 6 लोगों को मार दिया। और मारने का रीज़न आपका लोन है, फिर सोशल आइसोलेशन है, और मन की अशांति है। तो अभी ये जो केस है ये बड़ा ही अनएथिकल केस है। इलीगल तो है ही, लेकिन ये बड़ा ही अनएथिकल सा केस है। लेकिन इसमें लीगैलिटी, इलीगैलिटी, एथिकलिटी, अनएथिकलिटी के ऊपर भी हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ में, कि लोगों का मेंटल हेल्थ आज के जो कंज्यूमरिज्म मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें कैसे फुलफिल नहीं हो रहा है। और इतना ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओके एक अच्छे लाइफ के लिए, जो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन भी रहता है कभी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके फैमिली में क्लैश हो रहे हैं, और आपके फैमिली साइड जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका सिर्फ लीगल इशू नहीं है, ये आपका एक क्या है, हेल्थ इशू भी है। हेल्थ में भी स्पेशली मेंटल हेल्थ, जिसको हमारे देश में प्रॉब्लम हिसाब से ही कंसिडर नहीं किया जाता है। और कोई अगर कंसिडर कोई कर देता है, कोई बोल देता है कि मेंटल हेल्थ का इशू है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको तो लोग पागल ही करार कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों से लड़ना है। और इन चीज़ों के रिगार्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी सर्टेन है। एथिक्स में पूछा जाएगा, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 1 सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। आप स्टूडेंट सुसाइड देख सकते हैं। फिर आपके जो यूथ है, जो आपके मन की अशांति की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ओके आपका क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें भी हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी ज़रूरी हो जाती है। तो फैमिली साइड जैसे केसेस, कितना ज़्यादा मेंटल आपका हेल्थ ख़राब होना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली हमारे लिए सबसे प्यारी होती है। जितना भी प्रॉब्लम हो हम कभी उनको मारने की नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ये जो केस है ये हाईलाइट करता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस को, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को, कम्युनिटी सपोर्ट का जो आपका वीकनेस है उसको। तो ये सभी चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो पुराने भी बहुत सारे केसेस आप, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे देश में देखा जा रहा है, जितना सोसाइटी मॉडर्न हो रहा है उतने आपके मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी देखे जा रहे हैं। तो ये एक सोसाइटी का मॉडर्न प्रॉब्लम है आज के समय पे। तो यूएस में, जापान में, इंडिया में जो बुरारी डेथ केस था, इसके ऊपर तो क्या कुछ एक आपका सीरीज़ भी आया था नेटफ्लिक्स में, मुझे जहाँ तक याद है। फिर केरला में एक और केस था, कहीं शायद मेंशन होगा, ये साइनाइड मर्डर केस। ये तो भयंकर था, ये भी आपके नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, जिसमें एक वुमेन ने एलिजेडली पॉइजन किया था 6 फैमिली मेम्बर्स को ओवर 14 ईयर्स। तो ये सीरीज़ तो मैंने देखा था, बड़ा ही भयंकर था ये। तो कितना दूर तक आपका मेंटल इलनेस रहना पड़ेगा लोगों का ऐसे चीज़ें करने के लिए। ओके, तो ये आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। और ये सभी जो केस है आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। बुरारी जो डेथ था ना दिल्ली में, रिचुअलिस्टिक बिलीफ की वजह से मेंटल हेल्थ। तो रिचुअलिस्टिक बिलीफ तो ठीक है, लेकिन इतना बिलीफ था कि उन्होंने घर में सबने एक ही साथ सुसाइड कर लिया था। तो ये सिर्फ रिचुअलिस्टिक बिलीफ को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू ही है। तो इन चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी को पूरा हिला के रख देती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो स्पेशली इंडिया के आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। तो कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी बहुत सारा आर्टिकल पास्ट में डिस्कस किया है, तो उसी का ये एडिशन है। इसमें लगभग 5 आर्टिकल जो आया है सेम लाइन पे, उसको एक साथ दिखाया गया है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और पीपीपी टर्म में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ओके, और देश में आपका रैपिड डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिजिकल रिफॉर्म्स देखे जा रहे हैं। फिर भी क्या है, चैलेंजेस है हमारे देश में कि इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन देखा जा रहा है, एफडीआई का स्लो डाउन है, डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ है, रशिया यूक्रेन वॉर, ओके, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, फिर म्यांमार इशू। ओके, तो म्यांमार इशू की वजह से भी क्या है, हमारा साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है वो उसमें हॉल्ट आ रहा है। ओके, फिर आपका जो ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ है बाय डोनाल्ड ट्रम्प साहब, बाय चाइना, तो ये सब चीज़ें भी हम मेंशन कर सकते हैं।
फिर एनर्जी सेक्टर में भी वीकनेसेस देखा जा रहा है, और अनइवन स्टेट वाइज ग्रोथ, तो साउथ की स्टेट, फिर आपके वेस्ट इंडिया के वेस्ट के स्टेट, ये सभी का ग्रोथ कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो इससे डिसपैरिटी देखा जा रहा है, डेवलपमेंटल डिसपैरिटी, ग्रोथ डिसपैरिटी। तो इन सभी चीज़ों को टैकल करना है। ओके, तो हमें अभी वर्ल्ड बैंक, आरबीआई ये आपका प्रोजेक्ट किया है कि हमें आपका हाई इनकम स्टेटस अगर हासिल करना है या फिर विकसित भारत बनना है तो 7.8% का एवरेज ग्रोथ रखना पड़ेगा टिल 2047। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें डेटा के साथ मेंशन की गई है। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग इंडिया थ्रू साइंस एंड साइंटिस्ट। तो इसमें भी अगेन सेम चीज़ें हैं कि अगर इंडिया को आपका विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो उसके लिए क्या है, साइंस में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो साइंस में आपके हम 4 सेगमेंट को देख सकते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि इनसे ही हमारे देश में क्या होगा, इनोवेशन आएगा, और इनोवेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा इकोनॉमी, हमारा साइंस एंड टेक, जितने भी सेक्टर है उसको और बूस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। तो आज जापान बहुत आगे है, यूएसए बहुत आगे है, चाइना बहुत आगे है, क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड पूल है उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी से। तो इसी की वजह से तो आप देख सकते हैं कि टोयोटा जैसे गाड़ी, ओके, होंडा जैसे गाड़ी जापान से आते हैं, ओके, सोनी, पैनासोनिक, फिर साउथ कोरिया से आपका ह्यूंडई का गाड़ी आता है, ओके, फिर एलजी जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, सैमसंग जैसे प्रोडक्ट आता है। तो ये सभी चीज़ों के लिए क्या है, देश को इन जो हैवी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं इनमें डेवलप करने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में ध्यान देना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना होगा, ताकि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को पा सके फॉर आवर नेशंस ग्रोथ बाय 2047। तो डेवलप नेशंस हम सिर्फ एग्रीकल्चर करके नहीं बन सकते हैं, ओके, उसके लिए हमें साइंस एंड साइंटिस्ट को डेवलप करना होगा, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना होगा। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इन अ न्यू नेशन व्हेन एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो अभी आप सभी को पता ही है कि बिफोर 1947, आज़ादी के पहले हमारे देश में ज़मींदारी सिस्टम, आपके फिर महलवाड़ी सिस्टम, रेवतवाड़ी सिस्टम हुआ करती थी, और इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव जो सिस्टम था वो था ज़मींदारी सिस्टम, कि एक आपका बहुत बड़ा एरिया, जैसे एक बड़ा शहर या फिर 2-4 शहर की किसका होता था, हुआ करता था, एक ज़मींदार का, सिर्फ एक ओनर था। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, आपका जो रिसोर्सेस है उसका इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ही तो हमने आज़ादी पाई है, सिर्फ इसीलिए आज़ादी नहीं पाई है कि ब्रिटिश रूल से छुटकारा मिले, ब्रिटिश रूल से तो छुटकारा मिले ही, प्लस देश में क्या आए, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी आए, रिसोर्स का इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अभी रिसोर्स में सबसे बड़ी रिसोर्स उस समय में, आज के समय में हो या उस समय में तो और ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था। तो उसके लिए क्या है, एक इंसान के पास इतना सारा जो ज़मीन है उसको उनसे ले करके उनको उस ज़मीन को जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको एबॉलिश करना है, और ज़मींदारों से जो एक्सेसिव लैंड है उसको लेना है, और लेके जो लैंडलेस है उनके बीच में बांट देना है। तो ये जब गवर्नमेंट ने पहला ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए आपके लॉ पास किया, तभी क्या किया, शंकरी प्रसाद सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो मुझे जहाँ तक ध्यान है ये वेस्ट बंगाल का था, तो इन्होंने क्या किया, आपके इसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और तभी कोर्ट ने क्या किया, ये जो भी चैलेंज किया, तो कोर्ट ने इनका जो चैलेंज था, ये जो जजमेंट था, ये शंकरी प्रसाद के फेवर में नहीं दिया, ये गवर्नमेंट के फेवर में दिया। और गवर्नमेंट ने भी क्या किया, आपका फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी 1951 में लाया, और उसमें एक 9th शेड्यूल भी रखा, और 9th शेड्यूल में क्या किया, जमीन जो लैंड रिलेटेड चीज़ों को आपके 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, कि आपका जैसे जमींदारी एबोलिशन, तो 9th शेड्यूल में इसीलिए डाला गया, और इसमें ये लिख दिया गया कि आपका जो चीज़ें 9th शेड्यूल में डाल दी जाएंगी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक कंपल्शन है
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि सोशल जस्टिस इंश्योर करना है, रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये उसी रिगार्डिंग बात करता है। नो डाउट जमींदारी एबोलिशन कर दिया गया, लेकिन आज भी क्या है, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल है, क्योंकि हमारे देश में 85% जो फार्मर्स है वो अभी भी 1 हेक्टेयर से कम लैंड ओन करते हैं, और 15% के पास सबसे ज़्यादा लैंड है। आज जैसे पंजाब में ही देख लीजिए, तो आपके जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, इसीलिए ना बाकी जो फार्मर्स है उनको रेमुनरेटिव प्राइस नहीं मिलता है, इसके लिए उनके घर के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, फिर अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए विदेशों में जाना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें केस जो है लिंक है। ओके, तो इसमें ये सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो आपका जो शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 है, इसने क्या किया, जो आपका 9th शेड्यूल है उसको अफेल्ड कर दिया कि वो रहेगा, और गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया कि वो आपका जो ज़मींदारी है उसको एबॉलिश कर सकती है, लैंड रिफॉर्म ला सकती है। ओके, और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि हम आर्टिकल 31 में आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया हुआ था। ओके, तो इसीलिए क्या है, लैंड को छीनना मुश्किल हो रहा था ज़मींदार से, तो इसीलिए 9th शेड्यूल को एंटर किया गया, और शंकरी प्रसाद केस ने गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट सुनाया कि लैंड रिफॉर्म लाना ज़रूरी है फॉर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पार्सल्स। ओके, तो इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं डिफरेंट और केसेस आए थे। जो शंकरी प्रसाद केस में तो गवर्नमेंट को फेवर किया था कि आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकते हैं, या फिर ऐसे लॉ पास कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्राडिक्शन में है। उसके बाद आपका ये गोलकनाथ केस आया था 1967, इसने सरकार के अगेंस्ट फैसला दिया था कि सरकार फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 368 क्या कहता है कि हम आपका अमेंडमेंट, पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो गोलकनाथ केस में एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपका गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट, एक्चुअली पार्लियामेंट अमेंड करती है, तो पार्लियामेंट के पास आउटराइट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का अधिकार नहीं है। फिर आपका केशवानंद भारती केस आया 1973, तो 1973 में क्या किया, केशवानंद भारती केस में ये मेंशन कर दिया कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वो जितना अमेंड करना चाहे कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है। तो अभी फंडामेंटल राइट्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो जैसे राइट टू इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें पावर दिया भी और पावर को लिमिट भी कर दिया केशवानंद भारती केस में 1973, इसीलिए ये केस बहुत ही लैंडमार्क केस है। ओके, नेक्स्ट आपका मिनरभा मिल केस है, तो इसमें फर्दर क्या किया, कोर्ट ने जो आर्टिकल 368 के अंडर आपका जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट का, उसको फर्दर मिनिमाइज किया। ओके, कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट अमेंड तो ला सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है। ओके, बहुत कुछ समझाना है, लेकिन ये एक क्लासेस में हम आपको नहीं समझा पाएंगे, तो फाउंडेशन में ये सभी चीज़ें हम समझाते हैं, तो इसमें हम आपको बस इसका जिस्ट या समरी बता रहे हैं। ओके, बाकी ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो वो 1 बाय 1 समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अगेन बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में ही। ओके, तो कैसे डिफरेंट जजमेंट से आपका क्या हुआ, जो आपका एक जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच जो एक टसल रहता है, ओके, कि गवर्नमेंट को कितना एम्पावर करना है जिससे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर पाए, और जो डीपीएसपी है उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाए, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। क्योंकि पहले जब हमारा जो रिजर्वेशन का सिस्टम था उसको चैलेंज कर दिया गया था। ओके, इसमें अलग एक केस है कहीं पे, हाँ, ये चंपाईकम दोराईराजन केस में, तो इसमें आपका जो रिजर्वेशन है उसको चैलेंज कर दिया गया था कि आपका रिजर्वेशन नहीं किया जा सकेगा। ये जो रिजर्वेशन है एजुकेशन में, जॉब में, तो एजुकेशन में रिजर्वेशन आपका लेके आई थी मद्रास गवर्नमेंट, तो उस समय मद्रास गवर्नमेंट था, बाद में ही मद्रास को 2 पार्ट में डिवाइड करके तमिलनाडु बना दिया गया आपका, और एक आंध्र प्रदेश 1952 में। तो ये केस तो 1951 का है। तो ये आपका मद्रास में जब ये रिजर्वेशन के बारे में कहा, तो चंपाईकम दोराईराजन में इसको चैलेंज किया गया रिजर्वेशन को, कि ये आपके इक्वालिटी के अगेंस्ट में है।
कैसे आपके कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं। तब सरकार को ये लगा कि हम ऐसे हुआ तो हम कैसे सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 46 कहता है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन रखने हैं। रिजर्वेशन रखने हैं नहीं बोलते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट को काम करना है। तो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? रिजर्वेशन लेके, डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके। ओके, और रिजर्वेशन जब कर दिया गया तो बोला कि कास्ट बेस में रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो बाद में क्या किया आपका कोर्ट ने जो रिजर्वेशन था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। जो ऑर्डर था रिजर्वेशन का उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए आपका फर्स्ट अमेंडमेंट में आपका आर्टिकल 15 जो है हमारा, जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो उस आर्टिकल 15 में आपका सबसेक्शन 4 लगा दिया और उसमें आपका जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, फॉर एग्जांपल एससी है, एसटी है, इनके लिए आपके रिजर्वेशन के बारे में कहा गया कि एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। और फर्दर आपके आर्टिकल 16 के तहत भी आपका क्या किया गया, 16(4) के तहत जॉब में भी रिजर्वेशन ला दिया गया। क्यों? ताकि ये जो आर्टिकल 46 है जो कहता है स्टेट मस्ट प्रोमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, इसको फुलफिल करने के लिए। ओके, तो ये एक्सेप्शन है कि रिजर्वेशन क्या है, एक्सेप्शन है। रिजर्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मान सकते हैं। जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के क्लास के अगेंस्ट, उसको आज के दिन में ठीक करना ज़रूरी है और रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इससे आप समझ सकते हैं। तो ये केस, इसके पहले आपका ये केस, ये सभी चीज़ें क्या करती है, आपका जो जुडिशरी और आपका गवर्नमेंट है उसके बीच जो टसल है उसको इसमें दर्शा रही है। ओके, प्लस आप EWS के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, फिर M नागराज केस में क्या आया कि सिर्फ जॉब में ही नहीं, आपके प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लाया जाएगा ताकि हायर पोस्ट में क्या किया जा सके, SC ST इन लोगों को भी प्रमोट किया जा सके, ताकि हायर पोस्ट में भी क्या हो, जो पॉलिसी मेकिंग लेवल होता है ब्यूरोक्रेसी का, उसमें आपका सभी लोगों का, वो चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, सभी का रिप्रेजेंटेशन रहे, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी है ना, इसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन रहना बहुत ज़रूरी है। फिर एक इंदिरा सैनी केस भी है। ये आपका जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसके लिए भी एक हल्ला मच गया कि जो इतना अगर रिजर्वेशन दिया गया तो मेरिट को कैसे स्थान दिया जाएगा। तो इसीलिए इंदिरा सवेनी केस में ये मेंशन कर दिया गया कि रिजर्वेशन का जो कैप होगा वो 50% ही होगा जॉब में। ओके, और उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी ला दिया गया। अगर जैसे ओबीसी है, ओबीसी में अगर कोई इंसान पहले रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके आपका अमीर हो चुका है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो चुका है, तो उसको क्रीमी लेयर कहा जाएगा और उसको रिजर्वेशन का फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें कहाँ से आई थी? इंदिरा सवेनी जजमेंट से आई थी, इंदिरा सवेनी केस से आई थी। तो ये केसेस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक तो प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है और नेक्स्ट आपका ये पूछ लिया जा सकता है आपका मेंस में ओवरऑल आपका रिजर्वेशन या फिर इन पॉलिसीज़ के ऊपर पूछा जाएगा, तब आपको ये चीज़ें सब्सटेंशिएट करके आप लिख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार इंसाइट आपको इससे मिलेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया इंसाइटफुल आर्टिकल है, इससे आपका पॉलिटी एकदम बूस्टअप हो जाएगा। आप इसको छोड़िएगा मत। ओके, तो ये आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। तो ये 3 जो आर्टिकल है ये आपके जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का टसल को दिखाती है, और प्लस कैसे आपका फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करती है वो दिखाती है, कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाया जा सके, उसके रिगार्डिंग बात करती है। ओके, तो इसमें कभी तो आपका सरकार का जो पक्ष है वो जीतती है, कभी जो फंडामेंटल राइट्स का पक्ष है वो जीतता है, तो वो टसल चलते रहता है और इंटरेस्टिंग भी है और समझना ज़रूरी भी है। हम अभी क्या करते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक्चुअली ये क्रिटिसाइज़ के लायक नहीं है। अगर इतना क्रिटिसाइज़ के लायक होता, ये अगर इतना सही नहीं होता, अगर सही नहीं होता तो इसको सुप्रीम कोर्ट कब का स्टक डाउन कर देती, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक है। ओके, और जो लॉजिक है वो आपको इन जजमेंट से मैंने थोड़ा बहुत बताने का कोशिश किया, बाकी आप इसको पढ़िएगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं अब हम
आर्टिकल ख़त्म हो गया। तो ये जो अनाउंसमेंट मैंने किया था फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा एडमिशन ओपन है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। स्पेशली मैं सभी को यही आग्रह करता हूँ कि क्रैश कोर्स के बजाय सभी फाउंडेशनल कोर्स में जुड़े, ताकि हम आपको साल भर में आपका फाउंडेशन बढ़िया कर सके, क्योंकि हम जो फाउंडेशनल कोर्स है वो 1 साल के लिए पढ़ाते हैं उसमें, और आप जो एडमिशन करेंगे ये आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और इस बीच आपका जैसे प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ 1 साल के बाद, तो आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको फ़ी नहीं देना है। ओके, तो आपका डाउट हम क्लियर करते रहेंगे। ओके, अलग से एडमिशन आपको नहीं करवाना है। बाकी हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ये तो इसमें हम जो भी दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो मानता हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरी मटेरियल कोई भी नहीं है। लेकिन अभी कोई नया एस्पिरेंट है, उसको तो सभी चीज़ें वन स्ट्राइक में समझ में नहीं आएंगी, तो फाउंडेशन समझना ज़रूरी होगा। जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी कोई अगर अच्छा से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं लिया है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो आपका प्रॉब्लम हो जाता है समझने में। तो इसीलिए क्या है, आप फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको हम सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और फर्दर डिटेल्स जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 6002417488। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।